हेलो एवरीवन, आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज़ के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है आप कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कैपिटल रिजर्व। ओके, सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या जिसे हम गुडविल बोल देते हैं और कैपिटल रिजर्व, इसे कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से हमें एक्चुअल में कैसे इन चीज़ों को लेना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस तरीके से इसकी एंट्री करनी है, वो चीज़ हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व के बारे में बताया था। एक बार फिर से हम वहाँ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल कब होती है? जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो वो उसके शेयर्स की फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा पैसा देती है तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल। और जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करते समय सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू से कम पैसे देती है, तो हम उसे कैपिटल प्रॉफिट कंसिडर करते हैं होल्डिंग कंपनी का, और इसे हम कैपिटल रिजर्व के अंदर शो करते हैं। इसी चीज़ को अब मैं आपको एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, देखो, आपने कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है, आपने कोई भी मान लीजिए वस्तु खरीदी है और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो किस चीज़ के लिए दे रहे हो? या फिर हम चलो इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक दुकान खरीदी है, कोई दुकान है ए लिमिटेड नाम की, और जो पिछले 5 साल से चल रही थी। ओके, इस दुकान की वैसे तो इसकी शेयर्स की वैल्यू, हम कह सकते हैं इसकी जो नेट एसेट है, इसकी नेट एसेट की वैल्यू है एक्चुअल में 4 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन जब आपने इस दुकान को खरीदा तो आपने इस दुकान के लिए पे करे हैं 4,50,000। आप दोनों के बीच में जो डीलिंग हुई है, आपकी वो हुई है 4,50,000 की। तो यहाँ आपने 4 लाख रुपए की जो नेट एसेट की वैल्यू है इसकी, उसके बदले 4,50,000 रुपए दिए हैं। किस लिए दिए हैं? ये जो 50,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं उस दुकान वाले को, वो किस लिए पे करे हैं? उस बिजनेस वाले को किस लिए पे करे हैं? इसलिए पे करे हैं क्योंकि उस बिजनेस का 5 साल से काम करते हुए एक नाम बना है, और उसकी एक्चुअल में मार्केट में इतनी गुडविल होगी, इतनी ख्याति होगी कि उसका बिजनेस हो सकता है काफ़ी अच्छा चल रहा हो, ठीक है, उस नाम की वजह से। और आपने अब उसको खरीद लिया, तो अब आप अगले आने वाले कुछ सालों के लिए पहले से ही उसका जो एक एस्टेब्लिश्ड नाम है, उस नाम की वजह से प्रॉफिट कमाओगे। तो वो जो आप आगे आने वाले सालों तक उस नाम की वजह से प्रॉफिट कमाओगे, जो उसके पिछले ओनर ने कमा के दिया है, तो उसके लिए आप उसको देते हो एक्स्ट्रा पैसे, जिसे हम बोलते हैं गुडविल। ओके, दूसरी चीज होती है कैपिटल रिजर्व। अगर मान लीजिए इसकी सेम एग्जांपल के अंदर 4 लाख रुपए उसका नेट एसेट की वैल्यू है उस बिजनेस की, और आपने उसे 3,50,000 रुपये दे के खरीदा है, यानी आपने उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है नेट एसेट की, उससे कम पैसे दिए हैं। तो आपके लिए ये जो 50,000 रुपये का बेनिफिट है, ये आपके इस बेनिफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। एसेट बेच के या खरीद के जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। बिजनेस खरीद के या बेच के जो भी प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट के अंदर कंसिडर करते हैं हम। तो ये हो गया आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट इस केस में। और कैपिटल प्रॉफिट जाता है आपका एज कैपिटल रिजर्व के तौर पे हम शो करते हैं इसे बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम इसे रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के तौर पे हम इसको शो करेंगे। सो ये तो हो गया आपका कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल और कैपिटल रिजर्व आखिर है क्या, और इसे हम कहाँ कैसे शो करेंगे। अब ये तो बता दिया मैंने रिजर्व एंड सरप्लस में। अब गुडविल को कहाँ शो करते हैं, जो हमने लेक्चर किया था जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला, तो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था कि जो भी आपका गुडविल होती है, जो अराइज होती है आपकी कंपनी को जो है अक्वायर करने के बाद, वो हम डालते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। ओके, ये रहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड गुडविल। इसे हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट हेड में, इंटेंजिबल एसेट्स में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल के नाम से शो करते हैं। सो ये तो हो गई बात कि दोनों को कहाँ और कैसे शो करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे ये पॉइंट हमारा और भी क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमें इसको ट्रीट करना है। सो सबसे पहले हम जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें ये कह रहा है कि शेयर होल्डर्स फंड आपको होल्डिंग और सब्सिडरी का दे रखा है 20 और 5, रिजर्व दे रखे हैं, सिर्फ होल्डिंग के रिजर्व हैं। करंट लाइबिलिटी दे रखी है, करंट लाइबिलिटी का हमें मालूम है क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। और इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 5,20,000 रुपये की, आपने होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। सन्ड्री एसेट दे रखी है, सन्ड्री एसेट का पता है हमें क्या करना है। अब जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, सबसे पहले
होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले दो चीज़ आप क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या इसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, और दूसरा क्या इसमें गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व है। ये दो चीज़ें सबसे पहले निकाल लो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स नहीं खरीद रखे, तो अभी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उस सब्सिडरी कंपनी के, वो हैं जो आउटसाइडर होते हैं होल्डिंग कंपनी के लिए, जिसे हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास जो शेयर होल्डिंग होती है वो माइनॉरिटी में होते हैं उनका नंबर। और उनका जो भी इंटरेस्ट होता है, उनका जो भी हिस्सा होता है सब्सिडरी के शेयर्स के अंदर या उसके रिजर्व्स के अंदर या फिर उसके प्रॉफिट या लॉस के अंदर, उसे हम कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इस केस में, इस क्वेश्चन के अंदर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स परचेज कर रखे हैं, इट मीन्स यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका आंसर मिल गया हमें नो। सेकेंड चीज़, क्या यहाँ पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व होने का मतलब ये है कि क्या आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उसने सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट में की जितनी भी वैल्यू है या उसके शेयर्स की जितनी भी वैल्यू है, जो कि इक्वल ही होती है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है या उससे कम इन्वेस्ट कर रखा है इनकी वैल्यू से। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शेयर्स की वैल्यू जो है एस लिमिटेड के वो है 5 लाख रुपीज़, और जो इसकी नेट एसेट्स की वैल्यू है, नेट एसेट यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये भी आती है 5 लाख रुपए। और होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्ट कर रखा है सब्सिडरी के अंदर उसके शेयर परचेज करने में, वो कर रखा है 5,20,000 रुपये, यानी आपने ज़्यादा रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। इट मीन्स आपके पास गुडविल है ये जो 20,000 रुपये की है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट, आपको जो चीज़ें देखनी है, शेयर्स और नेट एसेट, इन तीनों की एक बार वो इक्वेशन आप देख सकते हो। नेट एसेट और शेयर्स हमेशा इक्वल होंगे। शेयर्स जो परचेज करते हो वो आप उसकी नेट एसेट के इक्वल ही करोगे, जो भी आप उसमें क्योंकि एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, इसलिए हम शेयर्स को जो है नहीं लिखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, उसको हम नेट एसेट से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से आप सामने वाले बिजनेस की नेट एसेट्स को ही परचेज कर रहे हो, उसके शेयर्स में पैसा लगा के आप उसकी एसेट्स और उसकी लाइबिलिटीज़ को परचेज कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। और आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आपको सूट करता है, अगर ये वाला तरीका सूट करता है तो इससे निकाल लो, ये वाला सूट करता है तो इससे निकाल लो। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे कि सिर्फ शेयर्स ही नहीं है जो कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के परचेज करती है, जो जिसकी वैल्यू नेट एसेट के बराबर है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स और उसके प्रॉफिट्स वगैरह भी परचेज कर रही होती है, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, और उस केस में भी इन दोनों की वैल्यू इक्वल ही होती है, नेट एसेट के बराबर होती है। तो फिलहाल हम वहाँ नहीं जाते, आप अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे। ओके, सो यहाँ हमें पता चल गया कि हमने कितनी गुडविल है। तो इसको निकालने का तरीका है, आप सबसे पहले लिख दो कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है या कितना पैसा पे किया है, तो इसको पेड इस तरीके से, वो किया है आपने 5,20,000 रुपये, और इसके बदले में आपको जो मिल रहा है एक उसकी वो आप लिख देंगे, शेयर्स मिल रहे हैं आपको 5 लाख रुपए के। ओके, और इन दोनों का निकाल लेंगे डिफरेंस, तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा आप दे रहे हो ये हो गई गुडविल। दूसरा तरीका क्या है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है इसमें से नेट एसेट माइनस कर दीजिए जो आपको मिल रही है, ये हो गई आपकी गुडविल 20,000, सॉरी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जो आज के लेक्चर का लास्ट, इस पर्टिकुलर लेक्चर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास शेयर कैपिटल 20 लाख है, 5 लाख, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 480 है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम पूछेंगे खुद से क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको दे रखा है 100% शेयर्स आपने एस लिमिटेड के खरीदे, इसका मतलब कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब है सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स के अंदर 100% हिस्सेदारी होल्डिंग कंपनी की है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व है, वो हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने होल्डिंग कंपनी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया या पे किया है, 4,80,000। ओके, और क्या परचेज किया है, जो शेयर्स, फिलहाल शेयर्स ही है क्योंकि ना रिजर्व है ना प्रॉफिट्स है सब्सिडरी के, तो सिर्फ शेयर्स ही है 5 लाख रुपए के। कम पैसा आपने दिया है, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये है हमारे लिए कैपिटल रिजर्व। इसी चीज को निकालने का दूसरा तरीका है, जितना पे किया है उसको आप नेट एसेट से कंपेयर कर लो।
सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट, तो 5,80,000 एसेट्स माइनस 80,000 लाइबिलिटी, नेट एसेट आ गई 5 लाख, वही 20,000 कैपिटल रिजर्व। ओके, अब गुडविल निकाल ली हमने, कैपिटल रिजर्व निकाल लिया हमने। अब इसे हम बैलेंस शीट में शो कहाँ करेंगे, तो जब भी जैसे ही आप बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, उसके अंदर आप शेयर कैपिटल वगैरह सब कुछ लिखोगे। शेयर कैपिटल मैंने आपको बता रखा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर हम दोनों की एसेट्स, दोनों की लाइबिलिटीज़ को जोड़ के दिखाते हैं, और क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी दिखाते हैं तो नेट एसेट एक तरह से हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। और क्योंकि नेट एसेट ही परचेज करते हो आप सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में या रिजर्व्स में या प्रॉफिट्स में, जो भी है पैसा लगा के, तो हम नेट एसेट शो कर दी तो हम शेयर्स को और इन सबको नहीं दिखाते। तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स या रिजर्व्स या प्रॉफिट्स को हम नहीं दिखाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इसमें कोई चेंज होगा तो वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए यही हम अपना जो है फैक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हम इन शेयर्स को नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिखाते, क्योंकि इसी पैसे को इन्वेस्ट करके हमने शेयर्स खरीदे हैं और वही नेट एसेट खरीदी है। ये सारा पैसा घूम फिर के वही है। तो अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें हैं, किस में इन्वेस्ट करें हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करें हैं, और यही 5 लाख रुपए नेट एसेट, सेम 5 लाख रुपए है ये। तो हम इसकी बार बार एंट्री नहीं करते, हम सिर्फ एक ही बार एंट्री दिखाएंगे। इसी तरीके से ये 4,80,000 की एंट्री दिखा देंगे और 20,000 आपका कैपिटल रिजर्व के तौर पे, वही 5 लाख रुपए आपका बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अब कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व जाएगा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप इस कैपिटल रिजर्व को शो करोगे 20,000 रुपए के। और गुडविल कहाँ शो करेंगे हम, जैसे ही आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर यहाँ पे करंट नॉन करंट एसेट में, सन्ड्री एसेट में तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा। इसके अलावा इनटेंजिबल एसेट का एक और आप यहाँ पे लिखोगे, इनटेंजिबल एसेट्स, और उसके अंदर आप ये जो गुडविल है इसको शो कर दोगे 20,000 रुपए की। सो इस तरीके से आपका अकाउंटिंग होगी जब आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स के अंदर आपको शो हो रहा है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन केस ऑफ पार्टली ओन सब्सिडरी। तो इससे पहले हमने फुली ओन सब्सिडरी देखा था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल वाले में भी हमने देखा था कि आपने जो होल्डिंग कंपनी है उसने 100% शेयर्स खरीद रखे थे एस लिमिटेड के, कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपने पार्टली ओन सब्सिडरी है, अगर आपने होल्डिंग कंपनी ने सिर्फ जो है कुछ परसेंट शेयर खरीद रखे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि 50% से ज़्यादा लेकिन 100% से कम शेयर खरीद रखे हैं, और जहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पॉइंट आ जाता है, तो उस वहाँ पे कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।